हाय। अगर आपके देश की एजेंसी कोई काम नहीं करेंगी तो विदेश की एजेंसियां काम करना बंद नहीं कर देगी। अगर आप चुप रहेंगे तो विदेश बोलेगा, और जब विदेश बोलेगा तो पूरा भारत शर्मसार होगा। स्कैम पर आपका देश बात नहीं करेगा तो दुनिया नहीं करेगी क्या? अगर देशी जनता सवाल नहीं करेगी तो विदेशी जनता बोलना बंद कर देगी क्या? डिफेंस में अब तक के सारे स्कैम की बात करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं राफेल से करने जा रहा हूं। 4% कमीशन बोफोर्स में और राफेल में 30% कमीशन। पूरी कहानी समझिए। 2018 में फ्रांस की पीएनएफ नाम की एक एजेंसी ने राफेल डील पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद एंटी करप्शन एजेंसी एएफए द्वारा डसॉ एविएशन कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट किया गया। जब उस अकाउंट्स को ऑडिट करने के बाद उसके आधार पर मीडिया पार्ट पब्लिकेशन ने राफेल सौदे में दलाली को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। फ्रेंड्स, भारत के बीच हुए राफेल डील में डसॉ एविएशन ने भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो की रकम दी गई थी और ये गिफ्ट के तौर पर दर्ज थी। जब इनवॉइस में नाम देखा गया तो डेफ्सिस सॉल्यूशन का नाम था। इन पैसों का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन असल जिंदगी में अगर वो होते तो मॉडल दिखाई देते। ना मॉडल थे, ना होंगे, ना बने होंगे। हो सकता है बने हो, लेकिन अभी तक रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं नहीं बने हैं। सवाल उठना लाजमी है कि भारतीय कंपनी डेफ्सिस सॉल्यूशन को रेप्लिका मॉडल बनाने का ऑर्डर क्यों दिया गया? अगर ये ऑर्डर दिया भी गया तो इसे गिफ्ट के तौर पर क्यों दर्शाया गया? शक की सुई यहां पर घूम करके रुकती है। आगे रिपोर्ट में डेफ्सिस सॉल्यूशन के सुषेण गुप्ता का नाम भी लिया गया है। ये वही गुप्ता जी हैं जिनका नाम ईडी ने अगस्ता वेस्टलैंड डील में गिरफ्तार किया गया था। ये वही गुप्ता जी याद रखेगा, और उनके ऊपर अगस्ता वेस्टलैंड डील में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में उनको रिहा कर दिया गया। सवाल वही है, जिस व्यक्तियों की गतिविधियां ही संदिग्ध हैं, जिस व्यक्ति का नाम पहले से ही भरोसे में नहीं लिया जा सकता, उसे आपने भरोसेमंद डील में क्यों भरोसे में उस व्यक्ति को ले लिया? क्यों उसके थ्रू आपने डील की? सवाल सबसे बड़ा ये बन जाता है। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट आने के बाद उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण का ये दावा है, एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें भूषण ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान सौदा इतना बड़ा घोटाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बोफोर्स 64 करोड़ रुपए का घोटाला था, जिसमें 4% कमीशन दिया गया था, और इस घोटाले में कमीशन कम से कम 30% है। अनिल अंबानी को दिए गए 21,000 करोड़ रुपए केवल कमीशन है और कुछ भी नहीं। आपको यह भी पता होना चाहिए, ये वही प्रशांत भूषण हैं जिन्होंने राफेल और बोफोर्स में दोनों में याचिका करता थे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि बोफोर्स वाले केस में तो यह आलम था कि कम से कम 5 बार न्यायपालिका ने बोफोर्स मामले को खारिज कर दिया था। बोफोर्स स्कैम के साथ साथ सभी उन डिफेंस डील की स्कैम की बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में, लेकिन वो करूंगा आगे। लेकिन मैं आपकी यादें ताज़ा करा देता हूं राफेल स्कैम पर क्या कहा जा रहा था। अगर आपको डिटेल में चीजें समझनी है तो मेरे प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको पता चल जाएगा। आप सभी को पता है राफेल को लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। आरोप यह था कि जिस लड़ाकू विमान को यूपीए सरकार ने 526 करोड़ रुपए में लिया था, उसे एनडीए की सरकार ने 1670 करोड़ प्रति विमान के दर से ले रही है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया था कि सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस सौदे में शामिल क्यों नहीं किया गया। इस फैसले के खिलाफ लगाई गई याचिका को उच्चतम न्यायालय में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 नवंबर 2019 को यह कहकर के खारिज कर दिया कि इस मामले की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। अब पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के मामले में किसी भी तरह की एफआईआर या फिर किसी तरह की जांच होने की आवश्यकता है। डेट ध्यान रखिएगा, 14 दिसंबर 2018 को राफेल सौदे की प्रोसेस और सरकार के पार्टनर चुनाव में किसी तरह के फेवर के आरोप को बेबुनियाद बताया गया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने राफेल पर दाखिल पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया था। अब ये रिपोर्ट सामने निकल करके आई है तो कई तरह के सवाल निकालती है मन में, और ये सोचने मजबूर करती है कि कहीं बहुत ज्यादा रहम तो नहीं कर दिया गया। घोटाले का इतिहास बहुत बड़ा है। शुरुआत बोफोर्स से करते हैं। 1987 में
जो हुआ था 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव की अगुवाई के कांग्रेस ने रिकॉर्ड 412 सीटें हासिल की थी, लेकिन 1989 के चुनाव में उनकी सरकार चली जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण था बोफोर्स घोटाला। भारत सरकार ने सेना के लिए तोप खरीदने के लिए एक टेंडर निकाला। सरकार ने तय किया कि इस डील में कोई भी बिचौलिया नहीं होगा। इसमें 3 देश शामिल थे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और स्वीडन। इस सौदे में दिलचस्पी दिखाई। अब स्वीडन और ऑस्ट्रिया ने अपने आपस में तय किए गए तोप स्वीडन सप्लाई करेगा और गोला बारूद ऑस्ट्रिया देगा। ऐसे में स्वीडन की कंपनी बोफोर्स एबी का यह डील मिल जाती है। करीब 1500 करोड़ के इस सौदे में भारत के 410 तोपें बेची जाती हैं। 1986 में स्वीडन के एक रेडियो पर एक खबर आती है। बस वहां से बोफोर्स ने इस सौदे को हासिल करने के लिए करीब 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। इस कथित रिश्वत देने में राजीव गांधी का भी नाम आता है, चड्ढा जी का भी नाम आता है, हिंदुजा भाइयों का भी नाम आता है, अमिताभ बच्चन का भी नाम आता है, क्वात्रकोकी का भी नाम आता है, और 1989 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर भी हो जाती है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। उनका नाम आरोपियों की सूची से हटा दिया जाता है। हालांकि जांच जारी रही और 31 मई 2005 को दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव गांधी के उन सारे आरोपों को गलत करार दिया जो सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो पाए, हाई कोर्ट में भी नहीं हो पाए। सत्ता इसकी थी, यूपीए की। अब आते हैं अपने एनडीए की तरफ। करगिल युद्ध के दौरान मिसाइल, हथियार और शहीद जवानों के लिए ताबूतों की खरीद फरोख्त में व्यापक घोटाले की बात सामने आई थी, जिसके चलते तत्कालीन एनडीए सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। करीब 16 साल बाद इस मामले में सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट को दाखिल कर दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी दोषी ना मानते हुए ही इस मामले को बंद करने का निर्देश दे दिया है। एनडीए सरकार के दौरान 2003 में दक्षिण अफ्रीका कंपनी डैनियल के साथ 20 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। अब इस सौदे में ब्रिटिश आइल स्थित एक एजेंट को 13% का कमीशन दिया गया था, जबकि नियम क्या कहता है कि रक्षा सौदों में कोई भी मध्यस्थ या फिर कोई दलाल नहीं होना चाहिए। 2005 में तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कंपनी की ओर से 300 राइफलों की आपूर्ति के लिए लगभग उतनी ही राइफल की आपूर्ति पर रोक लगा दी। लगभग 2005 में यूपीए की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन 13 साल बाद भारतीय सरकार ने कंपनी पर ये पाबंदी हटा दी है। पाबंदी इसलिए हटा दी क्योंकि सीबीआई जांच में कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई बात नहीं निकली है जो पुष्टि हो सके कि ये ब्लैकलिस्ट सही है। और सीबीआई ने इस मामले में साल 2014 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। यूपीए सरकार के समय स्कॉर्पिन पनडुब्बी मामले में रिश्वत के आरोप लगे थे। फ्रांस के साथ 187.98 अरब रुपए के इस सौदे में 4% कमीशन दिया गया था, लेकिन जब जांच हुई तो वहां कुछ नहीं निकलता है और वहां क्लोजर रिपोर्ट निकल के सामने आ जाती है। ये कुछ ऐसी लिस्ट थी जिसको लेकर के बताना आवश्यक था। ये सारी लिस्ट की स्कैम थी और ये मैं आपको बता दूं, राफेल पे जो बात निकल के आई है ये सिर्फ अभी 3 पार्ट में निकलेगी, 3 रिपोर्ट में निकलेगी। अभी 1 रिपोर्ट है, बाकी 2 रिपोर्ट आना अब बाकी है। कहाँ जा रहा है, लास्ट की जो रिपोर्ट होगी वो तहलका मचा देने वाली है। मेरी नज़र, आपकी नज़र और सबकी नज़र इस पर होनी चाहिए। जरूरी है देश को समझने की। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अपने आंख, कान, नाक सब खोलिए। और राफेल की अगर आप भूल चुके हैं क्या स्कैम के बारे में बात चल रही थी, तो मैंने वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट है, जाके आप चेक कीजिएगा। वीडियो को शेयर व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप INI न्यूज़ इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन यूट्यूब मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। खाते रहिए और पीते रहिए। INI न्यूज़ इंडिया को थोड़ा सा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। नमस्कार।